आज के हमारे इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम तरंग कण द्वैती प्रकृति या कहिए डी ब्रॉगली की परिकल्पना पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप डी ब्रॉगली से मिल लीजिए। ये हैं लुईस डी ब्रॉगली। मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं आपको, क्योंकि परिकल्पना तो इन्हीं की है। तो मॉरिस डी ब्रॉगली और लुईस डी ब्रॉगली दो भाई हैं। मॉरिस डी ब्रॉगली भौतिक शास्त्री थे और वो प्रायोगिक भौतिकी पे कार्य कर रहे थे, और लुईस डी ब्रॉगली इतिहास के स्टूडेंट थे और वो इतिहास की पढ़ाई करते थे। मॉरिस डी ब्रॉगली लुईस डी ब्रॉगली से हमेशा अपने खोज के बारे में या भौतिकियों में होने वाले शोध या विभिन्न कार्यों के बारे में चर्चा किया करते थे या उन्हें बताया करते थे। 1910 में लुईस डी ब्रॉगली ने इतिहास में अपनी डिग्री पूरी कर ली, और जब मॉरिस डी ब्रॉगली ने लुईस डी ब्रॉगली को प्लांक क्वांटम सिद्धांत और प्लांक क्वांटम सिद्धांत द्वारा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के बारे में बताया, तो भौतिक शास्त्र में विभिन्न शोध और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हो रहे थे उनको सुनते सुनते लुईस डी ब्रॉगली को भौतिक शास्त्र में अच्छा खासा ये इंटरेस्ट आ गया, अच्छी खासी रुचि उत्पन्न हो गई उनकी। तो उन्होंने भौतिक शास्त्र में आगे की पढ़ाई शुरू कर दिया, इतिहास की पढ़ाई छोड़ दी, रोक दी, और 1913 में इन्होंने भौतिक शास्त्र में अपनी डिग्री ले ली। अब क्या हुआ, इन्होंने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया, और प्लांक क्वांटम सिद्धांत के बाद ही हम लोग ये समझ पाए थे कि प्रकाश जो होता है वो कण व्यवहार दिखाता है। याद आ रहा है ना आपको, प्रकाश कण व्यवहार दिखाता है। कैसे पता चला? तो जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है आदि जो घटनाएं हैं, इससे प्रकाश के तरंग व्यवहार की पुष्टि हो रही थी। और 14 दिसंबर 1900 के बाद, मतलब प्लांक क्वांटम सिद्धांत के बाद में, आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव या कृष्णिका पिंड विकिरण और विकिरण का उत्सर्जन और शोषण आदि घटनाओं से ये माना था कि प्रकाश जो होता है वो कण व्यवहार दिखाता है। और बोर के पूरकता सिद्धांत से ये भी समझ में आ गया आपको, जब बोर का पूरकता सिद्धांत ये भी कहता है कि एक ही प्रयोग से प्रकाश के कण या तरंग व्यवहार की पुष्टि नहीं हो सकती। मतलब ये कि अगर व्यतिकरण का प्रयोग करेंगे तो किसका पुष्टि करेंगे आप? तरंग व्यवहार का। कण व्यवहार की पुष्टि व्यतिकरण के द्वारा नहीं हो सकती। और अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करेंगे आप, तो किसकी पुष्टि करेंगे आप? कण व्यवहार की। किसके? प्रकाश की। तरंग व्यवहार की पुष्टि नहीं कर सकते। तो ये बात तो समझ में आ गई है क्या, कि प्रकाश तरंग व्यवहार भी दिखाता है और कण व्यवहार दिखाता है। इसका मतलब तरंग जो होता है वो कण प्रकृति दिखा सकता है। यही हुआ ना, प्रकाश मतलब तरंग, और वो कण व्यवहार दिखाता है, मतलब फोटोन के रूप में। तो डी ब्रॉगली ये सोचे कि कण क्या तरंग व्यवहार दिखा सकता है? अब सोचिए, अगर तरंग कण व्यवहार दिखाता है, जैसे आप लोग क्लास 12 में कहते थे कि अगर विद्युत या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। और बाद में ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से आप लोगों ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की गति से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। वही बात आ गई ना, कि अगर तरंग कण व्यवहार दिखाता है तो कण भी तो तरंग व्यवहार दिखाता होगा। इसी आधार पे डी ब्रॉगली ने अपनी परिकल्पना दी। डी ब्रॉगली ने अपनी परिकल्पना में क्या कहा? डी ब्रॉगली ने कहा कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण, कण कैसा हो सकता है? आवेशित हो सकता है, मतलब ऋणावेश या धनावेश हो सकता है, या अनावेशित हो सकता है। तो प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित होता है। उस तरंग को क्या नाम दिया? द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कह सकते हैं। तथा इस द्रव्य तरंग के तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं।
द्रव्य तरंग के तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहां तक समझ में आई बात? ये डी ब्रोगली की परिकल्पना है कि गतिशील कण के साथ तरंग संबंधित होगा। ठीक, अब उन्होंने अपना थीसिस लिखना शुरू कर दिया इस पे, मतलब अब उस पे पीएचडी कर रहे हैं। थीसिस लिखे और 1924 में उन्होंने इस परिकल्पना को रखा है ना। 1924 में अपनी थीसिस सबमिट कर दी और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये जो द्रव्य तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, कण के बारे में हम लोग सब अच्छे से जान रहे हैं। कण का मतलब होता है जिसमें द्रव्यमान होगा, जिसमें वेग होगा, जिसमें त्वरण होगा, जिसमें संवेग होगा, जिसमें ऊर्जा होगी, ये सब चीजें। लेकिन हम ये नहीं जान रहे थे कि हमारा वो जो कण है, जो गतिशील कण है, गतिशील बॉल है, गतिशील ट्रक है, गतिशील रॉकेट है, गतिशील बुलेट है। बुलेट मतलब वो मैं गन की गोली की बात कर रहा हूँ ना, गाड़ी बुलेट भी कह सकते हैं। तो ये सारी कण के बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते थे कि इनके साथ तरंग भी संबंधित होगा। तो क्या हुआ, ये जो वैज्ञानिक लोग बड़े उलझन में आ गए कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया होगा कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंधित होगा और उस तरंग को द्रव्य तरंग कहेंगे तथा उसका तरंग दैर्ध्य निकालने का सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाले उन्होंने? तो ये लुईस डी ब्रोगली 1924 में बात कर रहे हैं ना, और इनको अपने इसी परिकल्पना के लिए 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन 24 से 29 आने में काफी समय है, तो ये बीच का जो समय होगा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि लुईस डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना 1924 में दी और 1929 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक, अब ये बात करते हैं हम लोग कि द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य निकालें कैसे। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया आपको कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही बात करेंगे वो। तो ये प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार, इस आधार पर अगर आप बात करना शुरू करें, ये देखिए, तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से E बराबर क्या होता है, एच न्यू। एच क्या है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या होती है, आवृत्ति। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि फोटोन क्या होते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट हैं और ये प्रकाश के वेग से गति करते हैं, तो विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के हिसाब से इनकी ऊर्जा यानी फोटोन की ऊर्जा कितनी, mc²। इसको नाम दे दिए आप समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है, फोटोन की ऊर्जा, और समीकरण 2 क्या है, उसी फोटोन की ऊर्जा। इसका मतलब h न्यू mc² के बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से mc² बराबर h न्यू, m का मान निकालें अगर, तो कितना आ जाएगा भाई, h न्यू बाई c²। ठीक है, अब न्यू का मान बताइए क्या होगा। न्यू क्या है, आवृत्ति। तो आपको पता है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का जो गुणा होता है वो वेग के बराबर होता है। इसका मतलब आवृत्ति की जगह क्या लिखोगे आप, c/λ। देखिए भाई, ये जो आवृत्ति है ना, उसकी जगह मैं लिख दिया c/λ। क्यों लिखा आपको पता है? तो यहाँ का ये वाला c और ये c² कट जाएगा, क्या बचेगा, h/c⁻। बचा h/c⁻। यहाँ पर क्लियर है ये। अब जैसा कि हम लोग कहते हैं कि फोटोन प्रकाश के वेग से चल रहा है और गतिक द्रव्यमान उसका m है, तो उसका संवेग कितना होगा, मात्रा गुणित वेग की, यानी द्रव्यमान गुणित वेग के बराबर। m का मान निकाले हैं, कितना निकाले, ये c और ये c कट जाएगा तो h/c⁻, और c, तो c और c कट गया, p बराबर h/λ। और ये जो लैम्डा है ना, इस लैम्डा को ही हम लोगों ने क्या कहा, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य, या इसी को आप डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो फोटोन के लिए इसका सूत्र और क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोन के लिए लैम्डा कैसे निकालेंगे आप, गतिशील है तो p की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, h/mc लिख दीजिए। क्लियर हुआ, ये है आपका सूत्र इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालने का। अब आप सोच रहे होंगे तो फोटोन के लिए हो गया भाई, किसी कण के लिए कैसे निकालेंगे। चलिए बोलिए कैसा कण है। तो मान लीजिए आपके पास कोई कण है, उसका द्रव्यमान
m है और वो v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, ये पहला केस आप लोग बात करना चाह रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग पहली स्थिति बात करते हैं। पहली स्थिति की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पहली स्थिति ये है, v वेग से गतिशील कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो कण का द्रव्यमान m, वेग कितना है v, तो संवेग कितना होगा भाई, p बराबर mv। तो आपके पास क्या आया, देखिए लेमडा h/p होता है, तो h/mv आ जाएगा। दूसरा केस, अगर हमारे पास कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, अगर E है, गतिज ऊर्जा E है, तो गतिज ऊर्जा E है तो हाफ mv² होगा। दोनों पक्षों में m का गुणा कर दीजिए और इस 2 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2em m²v²। तो 2em mv का होल स्क्वायर। m इंटू v को क्या बोलते हैं, अभी अभी बोले थे, देखिए यहाँ ये p बराबर mv होता है ना। तो p की जगह सॉरी mv की जगह क्या लिख देंगे, p, और ये जो वर्ग है इसको पक्षांतर कर दिए, तो ये आ गया। तो अपने इस सूत्र में आप इस मान को रखिए, तो क्या आया, अब मान को रख देते हैं। p की जगह क्या रखना पड़ेगा, √2em h/√2em। तो देखो भाई लेमडा मतलब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितना होता है, h/p, और प्रकाश के वेग से अगर कोई कण गतिशील रहे तो लेमडा कितना होगा, लेमडा बराबर h/mc आएगा। m द्रव्यमान होगा और c वेग होगा। और अगर कोई कण जिसका वेग v है तो क्या होगा ये सूत्र, लेमडा बराबर h/mv। और अगर किसी कण की गतिज ऊर्जा E है तो ये सूत्र कैसा हो जाएगा, तो लेमडा बराबर h/√2em। E क्या है, कुल ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा है, इसको आप के लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी स्थिति, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें और इलेक्ट्रॉन को अगर v विभवांतर से आप त्वरित कर दे तो आप कहेंगे कि v बराबर, चूंकि हम जानते हैं w/q होता है, तो w बराबर कितना होगा, qv, क्योंकि कार्य को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ये गतिज ऊर्जा हो गई। कार्य करेंगे तो हमारी वो जो बॉडी होगी वो क्या करेगा, चलना शुरू कर देगा ना, त्वरित होगा तो वेग बदलेगा अपना, तो गतिज ऊर्जा आ रही है ना, इसलिए कार्य कितना हो गया, ऊर्जा, और q इलेक्ट्रॉन का आवेश और v तो विभव है। तो इस सूत्र में अपने E की जगह क्या रखिए, ev, तो आपको ये मिल गया। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए, h का मान आप जानते हैं, ये नियतांक है, E का मान भी आप जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m का मान भी आप जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लेंगे। इस सूत्र में को अगर हम लोग रख दें इनके मान को नियतांक के, तो आपका यह सूत्र ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब आपके इस सूत्र में लेमडा कितना है, h का मान रखें 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड आ गया, 2 का 2, E मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, V तो विभवांतर है ही, और द्रव्यमान कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 × 10⁻31 kg। यहाँ तक समझ में आया। इस सब नंबर को अगर आप हल कर दें तो आपके पास आएगा तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर 12.26 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। तो इस सूत्र से सीधा सीधा अगर कोई बोले कि 54 वोल्ट पोटेंशियल के साथ, है ना, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर त्वरित करेंगे तो उससे संबंधित तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तो कुछ मत करिए, v की जगह सीधा सीधा मान रख दीजिए, कितना 54। तो v की जगह अगर 54 रखेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए, अब मैं तरंगदैर्घ्य निकाल रहा हूँ, सीधा सीधा मैं क्या बात किया हूँ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उससे संबंधित द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कुछ नहीं करिए, सीधा सीधा 12.26 आया डिवाइडेड बाई ये √54। 54 कितना होगा, 7.35 के आसपास, और 7.35 को अगर 12.26 में डिवाइड करेंगे तो ये 1.66 के आसपास आता है। इतना तरंगदैर्घ्य होगा किसका, इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ये सूत्र आ गए। तो आपने अपने उस सूत्र को अलग अलग तरीके से लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि द्रव्य तरंग है उसका गुण क्या होगा, ठीक, या डी ब्रोगली तरंग का गुण क्या क्या होंगे।
चलिए इसी पे हम लोग अपनी चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। पहला गुण अपने सूत्र में देखिए, ये जो तरंगदैर्घ्य है ये द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती, तो कण का द्रव्यमान जितना कम होगा उससे संबंधित तरंग का तरंगदैर्घ्य उतना ज्यादा होगा, पहला गुण। दूसरा गुण क्या बोलेंगे आप, ये जो लैम्डा है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कण का वेग जितना कम होगा उससे संबंधित तरंग का तरंगदैर्घ्य उतना ज्यादा होता है। ठीक, ये भी हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब डी ब्रॉगली की परिकल्पना है कि प्रकाश जो होता है वो कण व्यवहार दिखाता है, और प्रकाश कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो द्रव्य तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता होगा। तो फिर अगर हम लोग ये तीसरा गुण बात कर लेते हैं, चलिए आपके जो द्रव्य तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होता है, आवेशित कण का विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति से उत्पन्न होता है। और आपने यहाँ कौन से कण की गति की बात की है, डी ब्रॉगली ने कौन से कण की गति की बात की, आवेशित तो होगा ही लेकिन अनावेशित भी हो सकता है। क्योंकि अनावेशित भी है इसलिए ये जो द्रव्य तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये तीसरा गुण हो गया। 3 गुण याद हो गए। पहला, द्रव्यमान कम होगा तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा कण का वेग कम होगा तो उससे संबंधित तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। और ये जो द्रव्य तरंग होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अनावेशित कण की गति से भी अनावेशित कण के साथ भी संबंधित होता है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज और सोच रहे होंगे कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो इसका वेग क्या होता होगा। तो भाई इसका जो वेग है वो निरपेक्ष नहीं होता, मतलब इसका वेग, मतलब द्रव्य तरंग का वेग कण के वेग पर निर्भर करता है। जैसे आप प्रकाश के वेग को क्या कहते हैं, किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, हर दिशा में प्रकाश का वेग वही रहता है। लेकिन द्रव्य तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है, कण के वेग पर। तो ये हो गया आपका चौथा गुण। चूंकि हमने वेग की बात कर ही दी है तो मैं एक गुण और बता देता हूं आपको इसमें, पांचवा। आप पूछ रहे होंगे कि द्रव्य तरंग का वेग कितना होता है, तो द्रव्य तरंग का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा होता है। लो, अब आप सोच रहे होंगे कि विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत पढ़े थे हम लोग, तो मैंने ही आपको बताया था कि अधिकतम संभव वेग कितना है, प्रकाश का वेग। और मैं ही अभी आपको फिर बता रहा हूं कि द्रव्य तरंग का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा होता है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा प्रूव कर लूं। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, ये सारे मतलब गुण नंबर 1, 2, 3, 4 ये मिट जाएगा, मिटा दूं। चलिए अब मैं पांचवा की बात करता हूं। ये 5 नंबर का जो गुण आया उसके हिसाब से देखिए, हम लोग सीधा सीधा द्रव्य तरंग का वेग u ले लेते हैं। ये होगा न्यू लैम्डा, न्यू आवृत्ति लैम्डा तरंगदैर्घ्य। न्यू का मान कितना आएगा, लैम्डा का मान तो पता है आपको, h/p होगा। ये न्यू का मान कितना होगा, तो देखिए ई का मान कितना होता है, h न्यू, और ई का मान कितना होता है, mc², ये तो याद होगा। तो न्यू का मान कितना आ गया, देखिए तो यहाँ से आ गया mc²/h। तो h और h कैंसिल, ये p की जगह क्या लिख सकते हैं आप, mv, तो ये भी कैंसिल। तो u का मान कितना आया भाई, ये आ गया c²/v। इसका मतलब यहाँ देखिए v का मान तो इसके मान से प्रकाश के वेग से कम ही होगा ना, कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, कम ही होगा। कम हुआ इसका मतलब क्या, u का मान c के मान से ज्यादा है। तो ये बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी रिजल्ट आ गया, विरोधाभास हो गया। तो चिंता मत करिए, इसकी व्याख्या हम लोग इसी यूनिट में समूह वेग और कला वेग में कर देंगे कि ये ऐसा कैसे हो रहा होगा, या इसका पूरा अध्ययन या इसकी पूरी व्याख्या हम लोग आगे के टॉपिक में कर देंगे। ठीक, तो ये गुण आपको समझ में आ गए, इतना चीज आप समझ गए कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति के हिसाब से अगर तरंग के साथ तरंग कण व्यवहार दिखा सकता है, तो डी ब्रॉगली ने 1924 में कहा कि गतिशील कण के साथ भी तरंग संबंधित होगा। और उनके इस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए सूत्र भी निकाल के दिखाया। कैसे निकाल के दिखाया, तो विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत, मैंने कहा ना अपने भाई से सुना था आइंस्टीन के बारे में और प्लांक क्वांटम सिद्धांत के बारे में, तो उन दोनों को लेके उन्होंने द्रव्य तरंग से संबंधित या द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य निकालने का सूत्र भी निकाल दिया, जिसके विभिन्न रूप आपने देखे हैं।
ठीक है ना। क्या क्या देख लिया, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2 ई मतलब गतिज ऊर्जा, और आप लोग देखिए लेमडा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2 eVm, और ई का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h प्लांक नियतांक का मान अगर रख दें तो लेमडा का मान कितना होता है 12.26 डिवाइडेड बाई रूट अंडर v, मतलब वेग नहीं विभवांतर, एंगस्ट्रॉम में तरंग निकल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो डी ब्रोगली की परिकल्पना थी उसको जाना, और आपको ये भी पता चला कि इस परिकल्पना के लिए उनको डी ब्रोगली को 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला था। आगे हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि तो ये परिकल्पना है, अब इसकी प्रायोगिक रूप से पुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही है इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कल या कहें अगले लेक्चर में प्रायोगिक रूप से बात करेंगे या इनके प्रायोगिक रूप से पुष्टि करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए